हाय एवरीवन। सो दोस्तों, आज मैं रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड का आईपीओ रिव्यू करने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूं। मैंने रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन सीरीज 15 क्लियर किया हुआ है। इसके अलावा मैंने सेबी की और भी एक दो सर्टिफिकेशन कंप्लीट किए हुए हैं। सो दोस्तों, ये जो आईपीओ है, ये आईपीओ 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक खुला रहेगा। आईपीओ का इशू प्राइस है 461 टू 485 रुपीज। आईपीओ का लॉट साइज रहने वाला है 30 रुपीज। टोटल इशू साइज है आपका ऑलमोस्ट 1377 करोड़ रुपीज का। दोस्तों, अगर इस आईपीओ में आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो वो आपको 14 अक्टूबर को हो जाएंगे, अदरवाइज 15 अक्टूबर को आपको रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर आपका जो रिटेल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा मिनिमम 1 लॉट 30 शेयर्स का एंड 14,550 आपको मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या करने वाली है पूरे पैसे का। कंपनी यहां पर रीपेमेंट करेगी सर्टेन बोरोइंग्स का, जो लोन्स कंपनी ने लिए हुए हैं उसका रीपेमेंट करेगी। और इसके अलावा कंपनी फंडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक ग्रोथ। दोस्तों, इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है कि वो ग्रोथ जहां पे कंपनी दूसरी कंपनीज को एक्वायर करती है और उस हिसाब से वो ग्रोथ को अचीव करने की कोशिश करती है। दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहला जो आपको स्टेप लेना होता है वो है आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना रहता है। तो यहां पर कंपनी क्या काम करती है। कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर थाने में है और इंडिया के बाहर कंपनी का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कॉनकॉर्ड कनाडा में भी है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है अंबरनाथ एंड सतारा इंडिया में। इसके अलावा कंपनी का एक बिजनेस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी ऑफिस प्लेन्सबोरो न्यू जर्सी यूएसए में भी है। ये बेसिकली एक फार्मा कंपनी है, प्रोडक्ट्स बनाती है वैल्यू एडेड लाइफ एनरिचिंग प्रोडक्ट्स। स्टार्ट हुई थी 1999 में, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट करती है अपने ओन प्रोडक्ट्स को। महाराष्ट्र में इनके 2 प्लांट्स हैं जो कि एफडीए अप्रूव्ड है, जो काफी बड़ी बात है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, इंडिया में भी है और कनाडा में भी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूं तो 55 प्रोडक्ट्स इनके पोर्टफोलियो में आते हैं। कंपनी मेजरली यूएस में ही सप्लाईज करती है और कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है इन ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, लेकिन मेजर जो ऑपरेशन है वो इनके यूएस में है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नंबर्स की। तो मेरे पास टेबल है, टेबल में आप देखेंगे 31 मार्च 2023 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 419 करोड़ था, जो कि एक साल में बढ़कर 872 करोड़ हुआ, ऑलमोस्ट डबल। और उसके बाद भी अच्छी ग्रोथ इसने दिखाई है 1296 करोड़, और अभी 3 महीने का जून तक का इनका ऑलमोस्ट 356 करोड़ का रेवेन्यू है। सो रेवेन्यू में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हम देख सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसी हिसाब से बढ़ रहा है। हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 31 मार्च 23 में नेगेटिव था, जो कि अब बढ़ते हुए पॉजिटिव भी हुआ है, एक अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है। 31 मार्च में ये 134 करोड़ था एंड जून, ये 3 महीनों में ऑलरेडी ये 43 पर है। अगर इस एक क्वार्टर को मैं 4 क्वार्टर्स के लिए एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये आपका करीब 160 करोड़ का बनता है। सो ओवरऑल पैट भी यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। एसेट्स की बात करूं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिली है, 749 से स्टार्ट होते हुए अभी 30 जून को 1647 करोड़ के एसेट्स है कंपनी के। यहीं अगर मैं टोटल बोरोइंग्स की बात करूं तो बोरोइंग्स 317 करोड़ से 2023 में बढ़ते हुए अभी 495 करोड़ पर आ चुकी है। बैलेंस शीट के बाद बात कर लेते हैं कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 29% है, जो कि एक रीजनेबल परसेंटेज मैं कह सकता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 26% है, विच इज फेयर इनफ। डेट टू इक्विटी 0.73, ये काफी अच्छा नंबर है। बेसिकली इसका मतलब है कि कंपनी के पास डेट काफी कम है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 29% है, विच इज गुड। पैट मार्जिन 10% है एंड एबिडा मार्जिन 20% है। सो यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बेहतरीन है, मुझे अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इस तरह से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं। सो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है। टोटल 69 अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स इन यूएस, प्रोप्राइटरी ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजीज 10, पेटेंट्स ग्रांटेड 19, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 61, प्रोडक्ट कैंडिडेट्स इन वेरियस स्टेजेस इन डेवलपमेंट 40+। तो ये काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने प्रेजेंट किए हुए हैं। कंपनी की शुरुआत हुई थी 1999 में और इनका जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये थाने में है, थाने महाराष्ट्र में। इसके अलावा कनाडा में भी इनका एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, 13,600 स्क्वायर फीट, काफ़ी अच्छा खासा इनका यहाँ पे रिसर्च सेंटर है। अंबरनाथ में मैन्युफैक्चरिंग साइट है एंड सतारा में इनकी मैन्युफैक्चरिंग साइट है। इसके अलावा इनका बिजनेस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी ऑफिस पेन्सबोरो न्यू जर्सी में भी है। दोस्तों, आजकल इतनी कंपनीज सिर्फ पेपर पे होती हैं कि ज़रूरी हो जाता है इन्वेस्टर्स को देखना कि एक्चुअली कंपनी का ऑफिस कैसा है, कहाँ है, कैसा दिखता है। तो उसके देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा सा इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर दिखाई देता है, राइट। इस तरह से इनके कनाडा का ये R&D सेंटर है। सो ये होगी इनकी फिजिकल प्रेजेंस की बात। दोस्तों, मैं आ गया हूँ कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानना कंपनी के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है।
तो डायरेक्टली रिस्क फैक्टर्स पर चलते हैं। तो जो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, मैंने पूरी प्रोस्पेक्टस को पढ़ा समझा और इसमें से जो क्रिटिकल पॉइंट्स है सिर्फ वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताने वाला हूँ। सो इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी 99.50% रेवेन्यू, यानी आप 100% ही मान लीजिए, ड्राइव करती है कहाँ से? यूएस से। सो यूएस से अगर कंपनी पूरा मार्केट ड्राइव करती है, तो अगर यूएस में कोई भी ऐसा इवेंट होता है जैसा कि फ़िलहाल चल रहा है, टैरिफ्स के कोई इवेंट चल रहे हैं या फिर कोई और इस तरह का कोई बड़ा इवेंट होता है, तो डायरेक्टली कंपनी के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट देखा जा सकता है। कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है, आवर यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेशंस आर सब्जेक्ट टू अमंग अदर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज द फॉलोइंग। तो रिस्क फैक्टर्स है डिक्रीज इन डिमांड फॉर आर प्रोडक्ट्स बाय आर कस्टमर्स लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर मान लीजिए टैरिफ का कुछ और ज़्यादा एडवर्स इंपैक्ट आता है और कस्टमर्स नहीं परचेज करते, तो कंपनी के ऊपर यहाँ इंडिया में बहुत एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। कंप्लायंस विद फेडरल, स्टेट एंड लोकल लॉज, बिकॉज यूएस की बात है तो वहाँ पे ऑब्वियसली लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, उन सबका भी यहाँ पर कंप्लायंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट चेंज इन लॉज होते हैं, उसके कारण भी कंपनी एक काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्चुएशंस इन दी डॉलर रेट, एक्सचेंज रेट। सो जो डॉलर का रेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ऑल्दो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, अगर वहाँ पर आपका डॉलर महंगा हो रहा है रुपीज़ के मुकाबले, तो उनको फ़ायदा ही होता है, बट येस इट इज़ सब्जेक्ट टू दी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है वो है वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ नेट लॉसेस। ऑल्दो कोई बहुत ऐसा पॉइंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं बता दूं। तो 2023 ईयर में इनके लॉसेज रहे हैं 168 मिलियंस। तो यहाँ पे सारे जो अमाउंट है रुपीज़ इन मिलियंस है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हम इंडियन करेंसी की बात करते हैं, तो ये अमाउंट यहाँ पे मिलियंस की जगह पूरे स्टेटमेंट में, पूरे रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में रुपीज़ है, तो यहाँ पे क्रोर्स, लैक्स इस टर्म्स में अगर रहेंगी चीज़ें, तो ज़्यादा लोगों को आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कई बार मिलियंस, बिलियंस और इसको फिर कन्वर्ट करके समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं तो वही टर्म यूज़ करूँगा जो यहाँ पर मैंशनड है। सो अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप उस लेवल पे कर सकते हैं। सो येस, इनके 2023 में दे हैव स्टेटेड लॉसेस ऑफ 168 मिलियन। एक और जो रिस्क फैक्टर यहाँ पे बताना जरूरी है, वी एक्सपेक्ट टू स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन रिसोर्सेज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्योंकि कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है, फार्मा कंपनी है, तो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत सारा अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है। और मान लीजिए उनके प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो इसका डेफिनेटली बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ता है। एक और मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बता दूँ, पॉइंट नंबर 10, इनका नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रहा है इन द ईयर 2023, राइट, 749 मिलियन का नेगेटिव कैश फ्लो। लेकिन आप देख सकते हैं 24 में, 25 में ये पॉजिटिव रहा है। सो ओवरऑल ये भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी रिस्क फैक्टर्स मैंने देखे हैं, ओवरऑल जनरल पॉइंट्स हैं, कोई ऐसा बहुत ऐसा पॉइंट नहीं लगा मुझे जो कि मुझे यहाँ पे कवर करना चाहिए। सो जो नॉर्मल एक फार्मा कंपनी पर रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, वही नॉर्मल आपके रिस्क फैक्टर्स यहाँ पर भी हैं। अब यहाँ पर हम पेयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड, इस कंपनी का जो पेयर ग्रुप है ये है सन फार्मास्यूटिकल्स, अरविंदो फार्मा लिमिटेड, जाइडस लाइफ साइंस, स्ट्राइड, डॉक्टर रेड्डीज। तो इस टाइप की कंपनीज इस कंपनी का पेयर ग्रुप है, यानी मिलती जुलती कंपनीज हैं। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करूँ तो हमारी कंपनी का 12,842 मिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। कंपेयर टू अदर कंपनीज इनका साइज देखिए बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑल्दो पेयर ग्रुप में इन्हें काउंट किया जाता है, कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस रहता है हर कंपनी का अपना अलग रहता है। ठीक है, तो इस कंपनी को बिल्कुल सिमिलर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है इन पीयर ग्रुप में सभी कंपनीज का बहुत ही ज़्यादा है। सो उस हिसाब से रूबिकॉन का रेवेन्यू यहाँ पर कम है। ईपीएस की बात करूँ तो बेसिक ईपीएस 8.82 एंड डाइल्यूटेड ईपीएस 8.67 है। एंड कंपैरेटिवली आप बाकी कंपनीज का भी ईपीएस यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपैरेटिवली बेहतर है बाकी कंपनी से, 29.02% पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और नेट एसेट वैल्यू 35.53 है, जो कि बाकी पीयर ग्रुप से कम है। बाकी कंपनी का टोटल इनकम, एबिटा लेवल, एबिटा मार्जिन, एबिटा प्री R&D, इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अलग अलग कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है। सो टोटल इनकम इज 3569 मिलियंस कंपेयर टू सन फार्मा फार्मास्यूटिकल्स। ये नंबर्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। एबिटा की बात करूँ तो ये भी 797 है। तो आप एक हिसाब लगा सकते हैं कि जो साइज है कंपनी का वो कितना है। दोस्तों अब एक समराइज्ड वे में समझ लेते हैं कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। सो अभी तक जो हमने डिस्कस भी किया है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है कंपनी की, रिसेंट के ईयर्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, एक्सेप्ट इन 23 जहाँ पे थोड़ा हमें डिप दिखा था। मार्जिन इंप्रूवमेंट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी रही है। रेगुलेटरी एंड मैन्युफैक्चरिंग क्रेडेंशियल्स हैं, क्योंकि यूएस FDA इंस्पेक्टेड प्लांट्स है, मल्टीपल यहाँ पर इनके पास अप्रूवल्स है, रेगुलेटरी एक्रीडेशंस है, ग्लोबल कंप्लायंसेस के एक्रीडेशंस है इनके पास। रॉबस्ट R&D एंड पाइपलाइन भी इनकी अच्छी है। बैकिंग एंड प्री IPO वैलिडेशन है।
वीकनेस की बात करूं तो इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन द रेगुलेटेड मार्केट्स, स्पेशली यूएस मार्केट्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी इन्वेस्टर को ये पॉइंट समझे बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि हाँ, कंपनी यूएस मार्केट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है, ये भी एक वीकनेस है कंपनी की, क्योंकि R&D पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस है, तो वहाँ पर कंपनी को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। प्रोडक्ट डाइल्यूशन एंड परसेप्शन रिस्क भी है, इसके अलावा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन या फिर पेटेंट रिस्क भी यहाँ पर बना रहता है। एंड दैट इज मेजरली बिकॉज कंपनी इस टाइप की इंडस्ट्री में काम करती है कि ये रिस्क यहाँ पर नॉर्मल है। अब बात करें अपॉर्चुनिटीज की, तो देखिए अपॉर्चुनिटीज में राइजिंग डिमांड फॉर स्पेशलिटी एंड डिफरेंशिएटेड जेनरिक्स, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है, ग्रोथ का अच्छा स्कोप है, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन है, कंपनी ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई, सिंगापुर या मल्टीपल मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही है। मर्जेंट्स एंड एक्विजिशंस की बात हुई है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात हुई है, जो आईपीओ की प्रोसीड है उसमें से कंपनी कुछ हिस्सा इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी, यानी दूसरी कंपनीज को एक्वायर करने के लिए यूज़ करेगी, जो कि एक बेहतरीन पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है ग्रोथ के स्टैंड पॉइंट से। नेक्स्ट इज लेवरेज एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी अप्रूवल। वहीं अगर मैं थ्रेट्स की बात करूं तो रेगुलेटरी डिलेज हो सकती है, नॉन कंप्लाइंस हो सकता है, क्योंकि हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, इंटेंस कॉम्पिटिशन है। हमने देखा पीयर ग्रुप में भी काफ़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी इस मार्केट में है, तो यहाँ पे इंटेंस कंपटीशन है। सप्लाई चेन रॉ मटेरियल रिस्क हमेशा बना रहता है, क्योंकि कंपनी को कुछ इनपुट्स चाहिए, उसके बेसिस पर ही, उस रॉ मटेरियल के बेसिस पर ही आगे प्रोडक्शन चालू होती है, तो उस रॉ मटेरियल और सप्लाई चेन का जो रिस्क है वो भी बना रहता है। एंड द लास्ट वन इज वैल्यूएशन एंड मार्केट सेंटिमेंट रिस्क। ओवरऑल देखिए प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, एक अच्छी एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है कंपनी की, प्रोडक्ट लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ जो रिस्क फैक्टर है उसे नहीं भूलना चाहिए कि यूएस के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है कंपनी, और वहाँ पर टैरिफ्स या फिर और भी बहुत सारे रेगुलेटरी चेंजेस हो सकते हैं, हो रहे हैं। दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या इस आईपीओ को आप 9 अक्टूबर को अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप वेट करेंगे। दोस्तों एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का यहाँ पे आ रहा है वो है 68 रुपीज़ का। ऑल्दो ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई रेगुलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट फिर भी ये एक हमें थोड़ा बहुत एस्टिमेट ज़रूर दे देता है। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको आईपीओ कैसा लग रहा है और आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे या फिर वेट एंड वॉच करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।